गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका राजनीति विज्ञान कक्षा 12 तृतीय पाठ के दूसरे सेशन में। इसका हमने पहला सेशन बना दिया है। जिन लोगों ने पहला सेशन नहीं देखा है वो इस वीडियो के पिन कमेंट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए पहला सेशन इस अध्याय का आप लोग देख लीजिए, तभी आपको ये सेशन समझ में आएगा। इस सेशन का शीर्षक है नियोजित विकास की राजनीति। क्या? नियोजित विकास की राजनीति। अब देख लेते हैं कि नियोजित विकास की राजनीति में सबसे पहले जो नियोजन की शुरुआत हमें दिखाई देती है वो बॉम्बे प्लान से दिखाई देती है। क्या है ये बॉम्बे प्लान? 1944 में उद्योगपतियों का एक ग्रुप, क्या उद्योगपतियों का एक ग्रुप सरकार के पास गया और सरकार को उसने सुझाव दिया कि पूंजी निवेश और आर्थिक विकास की दिशा तय की जाए। अब आप देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। यानी कि मुंबई के कुछ उद्योगपतियों ने आर्थिक विकास जो सरकार के समक्ष रखा, उस आर्थिक विकास को एक प्रारूप रूप में, एक योजना के रूप में जब सरकार के समक्ष रखा गया तो उसको कहा गया बॉम्बे प्लान। यहां आपको देखने की आवश्यकता यह भी है कि बॉम्बे प्लान रखा गया 1944 में और हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ? 1947 में। यानी कि 1944 में जिस चीज की मांग की जा रही थी वो ब्रिटिश सरकार से मांग की जा रही थी, भारतीय सरकार से नहीं की जा रही थी, ब्रिटिश सरकार से उस चीज की मांग की जा रही थी। तो नियोजित विकास के रूप में जो बीज रूप में भारत में देखा जाता है वो बॉम्बे प्लान में देखा जा रहा था। अब आइए देखते हैं पंचवर्षीय योजनाएं क्या है। पंचवर्षीय यानी कि 5 वर्षों के लिए एक प्लान तैयार किया जाता है, एक योजना तैयार की जाती है। वो योजना आपको कैसे लागू करनी है, क्या प्रोसेस होगा, किन स्थितियों में आएगी, इसकी पूरी व्याख्या दी जाती है। और इसको हमने लिया है या जिसकी प्रेरणा प्राप्त होती है हमें सोवियत संघ से। सोवियत संघ में नियोजन को सरकारी तौर पर लागू किया गया और यह बताया गया कि किन क्षेत्रों में किस तरीके से हम पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अपना विकास करेंगे, कितना लक्ष्य रखा जाएगा और उसे हम कैसे प्राप्त करेंगे, यह पूरा उस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। फिर उसकी समायोजन होता है, समीक्षा होती है। जब वो पंचवर्षीय योजना समाप्त हो रही होती है तब उसकी समीक्षा की जाती है और बताया जाता है कि इस पंचवर्षीय योजना में ये लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, इनको कितना उसने प्राप्त किया है और इसको आगे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रक्रिया को नियोजित विकास की राजनीति के रूप में देखा गया। अब देखते हैं कि नियोजित विकास की ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से चल रही है। 5 वर्ष के लिए सरकार के द्वारा कुछ नीतियां निर्धारित कर ली जाती हैं, कुछ आय और व्यय निर्धारित कर लिए जाते हैं कि पैसा हमारा इन इन जगहों से आएगा और उस पैसे को हम इन इन जगहों पर लगाएंगे। जब हम ये पैसा यहां लगाएंगे तो इस तरीके से विकास चलेगा और हमारी अर्थव्यवस्था को विकास मिलेगा। अब देख लेते हैं 2 पंचवर्षीय योजनाओं को।
जिससे आपको पता चल जाएगा कि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किस तरीके से शहरी क्षेत्र में और किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में विकास को संचालित किया गया। नंबर 1, जो हमारी पहली योजना प्रारंभ होती है वो होती है 51 से लेके 56 तक। कहां होती है? 51 से लेके 1951 से लेके 1936-56 तक जो योजना होती है उसको प्रथम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया किसको? कृषि क्षेत्र को। कहा गया कि यदि कृषि विकसित होगी तो देश का विकास होगा। क्यों? क्योंकि भारत की लगभग 70% आबादी गांवों में निवास करती है और यदि हम गांव को आत्मनिर्भर बना देंगे तो भारत निश्चित तौर से आत्मनिर्भर बन जाएगा। इस सोच के साथ पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई जिसमें कृषि और कृषि से संबंधित सिंचाई परियोजनाएं इसके अंतर्गत आई। इसमें देख लेते हैं कि के.एन. राज इसके जो सलाहकार थे, इसके जो बनाने वाले थे, उनका नाम था के.एन. राज और इन्होंने विकास की धीमी प्रक्रिया को अपनाया। कैसी धीमी प्रक्रिया को? कि धीमे धीमे विकास होगा और ये स्थायी और सर्वांगीण विकास होगा। इसके तहत इन्होंने सिंचाई के साथ भूमि सुधार भी लागू करने का प्रयास किया। भूमि सुधार के माध्यम से कृषि की एक उन्नत स्थिति प्राप्त करने की दिशा में ये चले, जिसके लिए बांध बनाए गए, सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई, अन्य सारी चीजें इसमें लागू हुई। लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना समाप्त होते होते लोगों को लगा कि ये गति बहुत धीमी है। इस धीमी गति से अगर विकास किया तो हम सैकड़ों सालों तक कोई विकास नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से प्रारंभ होती है और 1961 तक जाती है, इस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्रमुखता दी गई। किसको? पहले में हम किसको दे रहे थे प्रमुखता? कृषि को दे रहे थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि से तत्काल चेंज करते हुए उद्योगों को प्रमुखता देनी प्रारंभ कर दी और इसके जो सलाहकार थे वो महान लोबिस्ट थे और इन्होंने बहुत तेजी से विकास का मॉडल अपनाया। कहा कि गति तेज होनी चाहिए, विकास की जो गति है वो धीमी नहीं होनी चाहिए, इसकी गति तेज होनी चाहिए। और इन्होंने क्या किया? देसी उद्योगों को संरक्षण भी प्रदान करने के लिए कहा। कैसे? जैसे हमारे देश में कोई चीज बनती है, वो चीज 5 रुपए की मिल रही है और अगर वही चीज विदेश से हम खरीदते हैं तो वो 4 रुपए की मिल रही है। जब 4 रुपए की चीज मार्केट में अवेलेबल होगी तो 5 रुपए की चीज लोग क्यों खरीदेंगे? इसके लिए इन्होंने क्या किया? आयात शुल्क बढ़ा दिया, यानी कि बाहर से जो चीज आएगी उस पर 2 रुपए का आयात शुल्क लगा दिया, यानी कि वो 6 रुपए की हो गई। 6 रुपए की हो गई तो घर में जो चीज बनी है, भारत के उद्योग में जो चीज बनी है, उसको ही लोगों ने प्रमुखता देना स्वीकार किया। इसको कहते हैं नियंत्रण। इस पंचवर्षीय योजना में संरक्षण दिया गया, घरेलू उद्योगों को संरक्षण दिया गया। इसमें मुख्यतः रेलवे, बिजली, इस्पात, संचार उद्योगों पर विशेष महत्व दिया गया। अब ये दोनों चीजें आपने समझ ली कि एक बार हम कृषि पर गए और दूसरी बार क्या किया? फिर तोड़ दिया उस क्रम को और तत्काल उद्योगों की तरफ चले गए। तो कृषि का जो विकास होना प्रारंभ हुआ था, अभी हमने बांध बनाने प्रारंभ किए थे, अभी हम उनकी परियोजनाएं बना रहे थे सिंचाई के लिए, लेकिन तत्काल हमने उद्योग को प्राथमिकता दी और कहीं ना कहीं गांव का विकास धीमे धीमे रुकना प्रारंभ हो गया। अब आप देखिए कि हमारा जो बजट होता है, बजट में केंद्र का भी बजट होता है, राज्य का भी बजट होता है।
और राज्य में और केंद्र में जो व्यय होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक योजनागत व्यय होता है, एक गैर योजनागत व्यय होता है। जो योजनागत व्यय होता है उसमें निर्धारित किया जाता है कि हम ये योजना बनाएंगे, ये कार्य करेंगे, ये उद्योग लगाएंगे, इसमें ऐसे ऐसे प्रोसेस चलेगा और इसमें इतना पैसा खर्च होगा। लेकिन गैर योजनागत व्यय वो होते हैं जिनकी योजनाएं नहीं बनाई जाती हैं, जो वो छोटे छोटे व्यय होते हैं, दैनिक व्यय होते हैं, जिनकी योजना नहीं बनाई जा सकती है। तो बजट लगभग दो जगह विभाजित हो जाता है। केंद्र सरकार में भी वही होता है और राज्य सरकार में भी वही होता है। अब ये पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास को एक गति दी जाने लगी और इस गति में एक नया मॉडल उभर कर आ रहा था। कौन सा? केरल मॉडल। क्या है ये केरल मॉडल? कई बार आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि केरल मॉडल क्या है। केरल मॉडल, केरल मॉडल में शिक्षा, कौन कौन सी? शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, खाद्य वितरण, गरीबी उन्मूलन, ये सारी चीजों पर बहुत तेजी से कार्य किया गया था, पिन पॉइंटेड कार्य किया गया था। और आज अगर हम देखने के लिए जाते हैं तो केरल में 100% साक्षरता मिलती है। केरल की नर्सेज हमें हर जगह पे दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि साक्षरता वहां सबसे ज्यादा है। वहां लोकल लोगों को जो ज्यादा योग्य हैं उनको वहां नौकरी मिल गई, जो थोड़ा कम योग्य हैं वो बाहर की तरफ पलायन कर गए। और पूरे देश में केरल की नर्सें आपको अवश्य मिल जाएंगी। तो ये क्या प्रभाव है? साक्षरता का प्रभाव है। साक्षर है वहां। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अभी भी महिलाओं की साक्षरता दर उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी केरल में है। तो इसको कहा गया केरल विकास का केरल मॉडल। यानी कि क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, खाद्य वितरण, ये सारी चीजों के साथ एक विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया जो आगे चलकर केरल मॉडल कहलाई। अब आपको देखना है कि केरल मॉडल अपनी तरीके से विकसित हो चुका था, लेकिन यहां देश के तौर पर एक नया एक द्वंद्व पैदा हो रहा था। किसका था वो द्वंद्व? वो जो द्वंद्व था वो था कृषि बनाम उद्योग। यानी कि कृषि को प्राथमिकता दी जाए या उद्योग को प्राथमिकता दी जाए। कृषि से गांव क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में लाभ हो रहा था और उद्योग से शहरी क्षेत्र में। उद्योग समर्थक कह रहे थे कि शहरी क्षेत्र में यदि हम उद्योग स्थापित करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी आकर इसमें रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और हम अपनी चीजें भी बना सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में जाकर अपना स्थिति संचालित कर सकती हैं। इन स्थितियों में, इन परिस्थितियों में लगातार एक द्वंद्व होता जा रहा था। क्या द्वंद्व होता जा रहा था? जैसे कहा जाता था कि किसमें संसाधन अधिक व्यवस्थित हो सकते हैं। कृषि में। कृषि चूंकि निजी क्षेत्र में था, निजी हाथों में था। अगर कृषि को हम विकास के उस पर ले जाते तो उसमें ज्यादा रोजगार की संभावनाएं थी, लेकिन उद्योग समर्थकों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जब उद्योग को प्रमुखता दी गई तो कृषि से संबंधित लोगों ने कहा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि से संबंधित चीजों का निरादर किया गया है। यही किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी ने क्या कहा? चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कि उद्योगों के विकास से शहरी क्षेत्रों में तो विकास हो रहा है, लेकिन यह विकास ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए
उद्योगों को प्रमुखता नहीं दी जानी चाहिए। इसी आधार पर उन्होंने इन सारी चीजों की आलोचना की। कुछ आलोचक मानते थे कि उद्योग के बिना भारत की गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता। क्या भारत की गरीबी को अगर दूर करना है तो उद्योग को स्थापित करना ही पड़ेगा। लेकिन वो कृषि रूपी जो उद्योग है उसको भूलते जा रहे थे। कृषि में और उद्योग में किस तरीके से सामंजस्य बिठाया जाए ये परिस्थितियां नहीं संभल पा रही थी और उद्योग और कृषि का द्वंद्व लगातार चल रहा था। राज्यों ने भूमि सुधार किए, सिंचाई की परियोजनाएं बनाई, लेकिन इनका लाभ, आलोचक कहते हैं कि इनका लाभ पूरी तरीके से सभी ग्रामवासियों को प्राप्त नहीं हो सका। यदि सारे ग्रामवासियों को उनका लाभ हो जाता तो भारत के विकास की गति बहुत तेजी से होती, जो कि नहीं हो पाई। अब जब हम उद्योग पे चर्चा कर रहे थे तो उद्योग के साथ एक नया विवाद उत्पन्न हुआ कि उद्योग कैसे होने चाहिए, सार्वजनिक उद्योग होने चाहिए या निजी उद्योग होना चाहिए। यहां आप समझ लीजिए, निश्चित तौर से एक शब्द आता है सार्वजनिक उद्योग, एक आता है निजी उद्योग। निजी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग में अंतर है। क्या अंतर है? सार्वजनिक उद्योग सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं और जिनमें कम से कम लाभ लेने का प्रयास किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि जनता को उन प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर लोगों को वो सुविधाएं प्राप्त हों, चाहे सरकार को लाभ मिले या कम मिले या ना भी मिले, तब भी सरकार उन उद्योगों को चलाना चाहती थी। और व्यक्तिगत उद्योग क्या होते हैं? निजी उद्योग होते हैं, निजी व्यक्तियों के होते हैं और वो हमेशा ऐसे उद्योग चलाना पसंद करते हैं जिनमें उनको लाभ प्राप्त हो। यदि लाभ प्राप्त नहीं होगा तो बहुत सारे उद्योगपति समाज सेवा नहीं करते हैं। एकाध उद्योगपति अवश्य ऐसा मिलेगा जो समाज सेवा के लिए कार्य करता है, लेकिन सारे उद्योगपति समाज सेवा के लिए कार्य नहीं करते हैं। तो वो ऐसे उद्योग नहीं लगाते हैं जिनमें लाभ ना प्राप्त हो या कम लाभ प्राप्त हो। ऐसे उद्योग निश्चित तौर से सरकार को ही लगाने पड़ते हैं और उनका संचालन सरकार को ही करना पड़ता है। इसी को कहते हैं निजी बनाम सार्वजनिक उद्योगों का द्वंद्व। जब हम पूंजीवाद और समाजवाद पढ़ रहे थे तो पूंजीवाद कह रहा था कि सभी उद्योगों को निजी हाथों में दे दो, समाजवाद कहता था, साम्यवाद कहता था कि सारे उद्योग राज्य के ही हाथों में रहने दो, सार्वजनिक उद्योग रहने दो। लेकिन हमने क्या अपनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। क्या अपनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो कुछ उद्योग निजी हाथों में भी रहे और कुछ उद्योग सार्वजनिक हाथों में भी रहे। निजी और सार्वजनिक की ये स्थितियां काफी विवादास्पद हैं। जैसे खेती, किसानी, लघु उद्योग निजी हाथों में रहे, लेकिन भारी उद्योग, व्यापार का नियमन, कृषि क्षेत्र में हस्तक्षेप राज्य के हाथों में चला गया। स्पष्ट विभाजन कर दिया गया कि किन क्षेत्रों में राज्य नियंत्रण स्थापित करेगा और किन क्षेत्रों में निजी लोगों को छूट दी जाएगी। इन सब क्रिया प्रतिक्रिया के पश्चात जो निचोड़ आया वो क्या आया? इसे वामपंथी लोगों ने भी इसकी आलोचना की और दक्षिणपंथी लोगों ने भी इसकी आलोचना की। भारत की सरकार क्या लेने जा रही थी कि हमें वामपंथी भी थोड़े से तत्व मिल जाएं, थोड़े से दक्षिणपंथी मिल जाएं, दोनों को मिला के हम अपने विकास की गाड़ी को तेजी प्रदान करें, गति प्रदान कर दें। लेकिन हुआ क्या? दोनों तरह से वामपंथियों ने भी उसकी आलोचना की और दक्षिणपंथियों ने भी उसकी आलोचना की। यहां कहा जाता है कि निवेश की जो प्रणाली थी उसमें जो लाइसेंस प्रक्रिया थी वो बहुत कठोर थी। बगैर लाइसेंस के आप कोई कार्य नहीं कर सकते थे और लाइसेंस लेने जाने में
आपको बहुत बड़ी लाल फीताशाही यानी कि इतनी बड़ी नौकरशाही के क्रम से गुजरना पड़ता था कि सालों साल गुजर जाता था और लोग एक लाइसेंस प्राप्त नहीं कर पाते थे। जैसे कई बार ऐसी स्थितियां आई कि लाइसेंस पिता ने अप्लाई किया और बेटे को मिला, यानी कि उस प्रक्रिया में इतने लंबे घूम घूम कर इतना समय लग गया कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया और जब वो लाइसेंस प्राप्त हुआ तब उसका उपयोग बेटे ने किया। तो इस लाइसेंस प्रणाली की बहुत आलोचना की जाती है। अगली चीज है कि निजी पूंजी, जो निजी पूंजी थी इसके निर्माण की राह में बहुत रोड़े अटकाए गए, यानी कि जब निजी पूंजी का विकास हो रहा था तो उस विकास को रोकने के लिए सरकारी तौर पर बहुत ज्यादा प्रयास किया गया और अपने उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया गया। वो जो संरक्षण उस समय हमने प्रदान कर दिया वो आज भी हमारे लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहा है। हम प्रतिस्पर्धा के मामले में आज भी चीन से बहुत पीछे हैं, जबकि चीन हमसे बाद में स्वतंत्र हुआ और वो हमसे बहुत आगे निकल गया। आज भी हम बहुत सारी चीजों पर चीन पर निर्भर हैं पूरी तरीके से। लॉकडाउन की स्थिति में हमारे उद्योग नहीं चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल जो आना है वो चाइना से आना है। अगर चाइना वो रॉ मटेरियल नहीं भेजता है तो हमारी इंडस्ट्री क्या हो जाएगी? ठप पड़ जाएगी। हम वो चीजें नहीं उत्पादन कर पाएंगे। तो देखिए हम किस तरीके से चीन पर निर्भर कर रहे हैं। आज यदि उस समय हमने अपने उद्योगों को संरक्षण ना दिया होता तो कैसे भी गिरते पड़ते वो सीखते और प्रतिस्पर्धा वाले मार्केट में अपने आप को स्थापित करते। और इस ब्यूरोक्रेसी की इस प्रक्रिया से भारत में जबरदस्त भ्रष्टाचार पनपा। आज भी आप जाइए, किसी भी क्लरिकल स्टाफ की टेबल पर खड़े हो जाइए, बगैर चाय पानी दिए आपकी फाइल यहां से वहां नहीं खिसकती है और अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपकी फाइल कहां गुम हो जाती है पता ही नहीं चलता। ऊपर से आप जाइए, अधिकारी से बात करिए, अधिकारी कहता है लेकिन फिर भी क्लरिकल स्टाफ उस फाइल को पुटअप नहीं करता है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई देश में और कहा गया कि भ्रष्टाचार भारत की जड़ जड़ में समा चुका है। इससे निपटने के लिए आज कहा जा रहा है, उद्योगपतियों से कहा जा रहा है कि आज आपको रेड टेप नहीं रेड कारपेट मिलेगा, यानी कि आपको नौकरशाही नहीं मिलेगी। नौकरशाही आपका स्वागत करेगी, आपके लिए रेड कारपेट बिछाएगी कि आइए आपका स्वागत है, यहां पर उद्योग स्थापित करिए। आपके किए जाने वाले कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। इसी को कहते हैं नियोजित विकास की राजनीति, यानी कि राजनीति ने भारत के विकास करने के लिए एक योजना बनाई। इस योजना के साथ विकास को प्रारंभ किया। इसी को कहते हैं नियोजित विकास की राजनीति। ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मैं आपको पुनः एक बार याद दिला दूं कि आप बहुत ज्यादा नोट्स के चक्कर में परेशान मत होइएगा। हम आपको लास्ट समय इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कराएंगे और आपको नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे। एक बार रिवीजन के तौर पे हम आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से पूरा का पूरा रिवीजन कराएंगे, वहीं पे आपको नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू।